Hello everyone, this is Tamanna and in this lecture we are going to discuss about the cylindrical coordinate system. अब देखो हम मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ क्यों करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से काम क्यों नहीं चला। अब देखो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था उसमें हमारी रेंज थी x के लिए भी, y के लिए भी, z के लिए भी फ्रॉम -∞ टू +∞। मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अर्थ के किसी भी कोने से दूसरे किसी इनफाइनाइट पॉइंट तक हम जा सकते थे। बट जब बात हम करते हैं कोई कर्व्ड सरफेस हो लाइक सिलेंडर, सो उस केस में ये सब चीज़ें मीन्स वैलिड नहीं हो पाती। हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी टफ हो जाती हैं। सो और इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो सी कि हम कैसे इसकी शेप होती है उसको डिफ़ाइन करते हैं। लाइक दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा, जैसे हम लेते हैं x, y एंड दिस इज़ z। अब जो शेप होगी मीन्स जो सिलेंडर के लिए हम यूज़ करेंगे वो इस तरीके से होगी, दिस इज़ लाइक दिस। अब अगर आप इस चीज़ की विजुअलाइजेशन करना चाहो 3D में, सो ये जो शेप है इस तरीके से अंदर से होलो है एंड लाइक दिस, इसका ये साइड व्यू है एंड टॉप व्यू ये है। अब इसमें अगर आप इसकी तरह सोचो, इट विल बी, हम सेंटर से मेज़र करें, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस एंड z एक्सिस क्या होगी इसकी ये वाली एक्सिस, मीन्स ये इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। और यही चीज़ ये वाली है, मैंने इसको 2D प्लेन में रिप्रेजेंट किया है। सो सी हम इसको देखते हैं। अब इसमें हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, r, फाई एंड z ये होते हैं। जैसे x, y, z हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं, उसी तरीके से इसमें ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब इनको हम विजुअलाइज कैसे करें इस टर्म में, सिलेंडर के केस में। सो सी दिस इज़ राउंड शेप, मीन्स जो नीचे वाला सर्कल होता है सिलेंडर का, जो शेप मैंने अभी दिखाई थी उस केस में ये वाला नीचे वाला पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला है। हम सबसे पहले आर को देखते हैं और आर इस केस में क्या है, दिस इज़ रेडियस, ये वाली सेंटर से जो लिया है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा बन गया है। दिस इज़ आर और ये तो हो गया एक्स वाला एंड वाई वाला। एंड जो फाई है उसको हम कैसे लेंगे, ये वाला पार्ट, क्योंकि देखो दिस इज़ फाई एंड जो जेड है वो सेम है जो कार्टेशियन में था उसी तरीके से। अब सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं हम जेड को। जेड क्या है एक्चुअल में, ये वाली एक्सिस है यहाँ पर तो, बट हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको। मान लो आप यहाँ पर खड़े हैं और अगर आपको इस वाले पार्ट पर जाना हो सिलेंडर के, तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से मूव नहीं करोगे, मीन्स किसी भी डायगनली तरीके से या फिर कर्व्ड तरीके से ऐसे नहीं मूव करोगे, बल्कि आपको इस वाले पार्ट पर जाने के लिए बिल्कुल परपेंडिकुलरली ही मूव करना पड़ेगा। दिस इज़ द कंडीशन। मान लो इस पॉइंट पर आपको इस ऐसे जाना था, बट सपोज करो पॉइंट यहाँ है, आप पहले ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करोगे, देन आप इस पॉइंट पर आओगे। दिस इज़ द कंडीशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आर आपको पता चल गया रेडियस के लिए। अब उससे भी सिंपल वे क्या हो सकता है, मान लो आप ओरिजिन पर खड़े हो, आप ओरिजिन पर अज्यूम करो खुद को। अगर आप सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करोगे, सपोज करो आप एक्स डायरेक्शन में आए, सो इट विल बी सिर्फ लाइन एलिमेंट, मीन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करा, मीन्स 1D। अब मान लो आपका पॉइंट कहीं यहाँ पर है XY प्लेन में, आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड मूव करना पड़ेगा, मीन्स एंगल कुछ ना कुछ मूव करना पड़ेगा एंगल की टर्म्स में। और वो एंगल यहाँ पर क्या नोट कर रहा है, दिस इज़ फाई। आप न्यू मूव करेंगे और डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है, जो फाई की डायरेक्शन है वो इसी तरीके से होगी। और फाई के लिए ये कंडीशन नहीं है कि आप 180 डिग्री तक ही मूव करेंगे या फिर उससे कम या ज़्यादा, बल्कि आप पूरा राउंड ले सकते हैं 360 डिग्री तक। सो कम टू द पॉइंट, ये तो हो गई 2D के केस में। अब सपोज करो आपका पॉइंट कहीं स्पेस में है, ओके। फिर आप कैसे मूव करोगे, ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, एक्स डायरेक्शन में मूव करोगे, देन फाई मूव करोगे और फिर कहीं जाकर आप स्पेस में मूव करोगे। और स्पेस में यहाँ मूव करने की बजाय और यहाँ पर आपको मूव करना पड़ेगा, दिस इज़ जेड डायरेक्शन एंड पैरेलल टू दी जेड एक्सिस। ये तो हो गई हम मूव कैसे करेंगे ये। और आपको आई थिंक जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा होगा कि सिलेंडर के केस में हम कैसे मूव कर रहे हैं और कार्टेशियन के केस में हम इस तरीके से मूव नहीं कर रहे थे। ओके, सो सी जेड आपको पता चल गया कि आप जेड के लिए किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, बल्कि परपेंडिकुलर ही मूव करोगे। और उसके बाद फाई हो गया आप कि इसकी डायरेक्शन यही होगी, और आर भी हो गया, इसकी डायरेक्शन भी हमेशा ये वाली होगी, और इसकी डायरेक्शन ये, एंड फाई की भी बता दी मैंने। अब बात आती है पोजीशन वेक्टर की। अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर था उसको हम कैसे डिनोट करते थे, दैट इज़ आर वेक्टर था XI प्लस YJ प्लस में ZK, हम इससे डिनोट करते थे। बट यहाँ पर जो X, Y और Z हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम बात तो सिलेंड्रिकल के लिए कर रहे हैं ना। अब वो देखो, सपोज करो कोई पॉइंट यहाँ स्पेस में है, मीन्स इस तरीके से यहाँ स्पेस में है, और 2D प्लेन के उससे मानो तो आप इस पॉइंट को ही मान लो, मीन्स ये इस तरीके से है, मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया। अब ये जो पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन XY प्लेन में हम कंसिडर करेंगे, और जब ये वाला प्रोजेक्शन XY प्लेन में होगा तो हमें इसी तरीके से यही स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मीन्स R डायरेक्शन, दिस इज़ R ना। और देखो फिर हम X कैसे निकालेंगे, जो एंगल है वो ये बन रहा है, और जिसके साथ एंगल बनता है, जिस एक्सिस के साथ बनता है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, X cos फाई। यहाँ पर फाई है, और Y क्या हो जाएगा, X sin फाई। हम इसी तरीके से लिखते हैं ना। ये तो हो गई X और Y के लिए, बट यहाँ पर जो Z है सिलेंडर के केस में वो सेम है कार्टेशियन की तरह, सो वो एज इट इज़ रह जाएगा। सो इस केस में हम पोजीशन वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, X के लिए X cos फाई, और डायरेक्शन क्या होगी I कैप, ये सेम है, हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। प्लस में y क्या है, X sin फाई, एंड प्लस में Z K कैप, और यहाँ पर डायरेक्शन भूल गई मैं, सॉरी, दिस इज़ J कैप। अब इसके बाद हम किसकी तरफ प्रोसीड करेंगे, इनकी रेंज क्या होगी, रेंज भी बहुत मैटर करती है। अब
फाई के लिए मैंने बता दी थी, फाई के लिए होगी फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं 2 पाई। ओके, एंड आर के लिए होगी रेंज फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि ये स्पेस में कोई भी पॉइंट हो सकता है और आप उस किसी पॉइंट को ओरिजिन मान के इस सेंस में कैसे भी मूव कर सकते हैं, कितनी भी दूर जा सकते हैं। और फाई, आर एंड जेड, जेड की रेंज हो जाएगी, देखो ये एक्सिस यहाँ भी हो सकती है एंड ऊपर भी, दैट मीन्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और क्या रहता है इसमें, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब देखो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था वहाँ पर जो डायरेक्शन थी मीन्स जो यूनिट वेक्टर्स थे वो कांस्टेंट थे, बट इस केस में देखो इस पॉइंट के लिए ये डायरेक्शन है, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ मानूँ तो जेड के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगी। सिमिलरली फाई के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी और इसके लिए भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन कार्टेशियन में ऐसा कुछ नहीं था। अब जैसे ये पॉइंट यहाँ है, फाई की डायरेक्शन ये होगी, बट सपोज करो ये पॉइंट यहाँ ना होकर कहीं और हो, सो ये डायरेक्शन हो जाएगी फाई की, तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये, मीन्स डायरेक्शन जो है इसकी उसके अकॉर्डिंग। सो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे ये पैरामीटर्स हैं मीन्स आर, फाई और जेड आर नॉट कांस्टेंट, दीज आर वेरिएबल। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे हम इंटीग्रल करते हैं या फिर डेरिवेटिव करते हैं, उस केस में हम यूनिट वेक्टर्स को बाहर ले लेते थे अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मीन्स आई कैप, जे कैप और के कैप हैं तो। बट इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, दीज आर वेरिएबल। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट तो हम नहीं ले पाएंगे। अब जैसे ये है, यहाँ पर तो डिपेंडेंसी है ना, ये तो खैर चेंज हो गया है, बट डायरेक्ट अगर आर कैप, फाई कैप और जेड कैप हों तो हम नहीं ले सकते। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, वो मुझे याद नहीं है, बट वो क्वेश्चन मैं करवाऊँगी आपको, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मुझसे भी वहाँ पर गलती हुई थी, मेरा 0 आंसर आ रहा था डायरेक्ट, बट यही मिस्टेक हुई थी कि मैंने उस यूनिट वेक्टर को कांस्टेंट मान लिया था, जबकि इनमें से कोई एक यूनिट वेक्टर था वहाँ, मैं उसको चेंज नहीं कर रही थी। सो दैट्स वाई वो गलत हो गया था। अब देखो यहाँ पर हम इंटीग्रल और डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे थे, तो हम इनको बाहर नहीं ले सकते। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना होगा, गलती होती है, बिल्कुल होती है, हम कंसिडर नहीं कर पाते। सो अगर मान लो इस टर्म में है तो हम चेंज कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन तो अराइज होगा ना अब। सो सी, हम पहले यूनिट वेक्टर्स को निकाल लेते हैं और दोनों का रिलेशंस देख लेते हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप में एंड आर कैप, फाई कैप एंड जेड कैप में क्या है। अब पोजीशन वेक्टर ये आ गया, हम पोजीशन वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो हमें सबसे पहले तो निकालना है आर कैप, आर कैप बोलो या एस कैप बोलो, वो तो नोटेशन पे डिपेंड करेगी। एस कैप, फाई कैप, जेड कैप, फाई कैप एंड जेड कैप। सबसे पहले हम एस कैप निकाल लेते हैं, और आपको पता है कि जो यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं उसका मेथड क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मीन्स पहले ग्रेडियंट कर्ल आर बाय में कर्ल एस, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर ये निकालें तो इसके विद रेस्पेक्ट टू ही डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज पार्शियल, एंड अपॉन में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, लाइक दिस, कर्ल आर बाय में कर्ल एस एंड इट्स मैग्नीट्यूड। सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे, फाई कैप के लिए, और फाई कैप क्या हो जाएगा, कर्ल आर वेक्टर अपॉन में कर्ल फाई। अब देखो जो यूनिट वेक्टर हम निकाल रहे हैं ना, पोजीशन वेक्टर को जो डेरिवेटिव होगा वो उसी के विद रेस्पेक्ट होगा, एंड अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कर्ल आर बाय में कर्ल फाई।
मैग्नीट्यूड, एंड जेड कैप हो जाएगा कर्ल जेड वेक्टर, सॉरी कर्ल आर वेक्टर बाय में कर्ल जेड अपॉन में कर्ल आर बाय में कर्ल जेड एंड इसका मैग्नीट्यूड। अब वैल्यूज़ क्या आएंगी, हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ये वाला, हम इसी को यूज़ करेंगे, आई कैन से इट इक्वेशन 1। अब देखो जो एस कैप है वो क्या आएगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी विद रेस्पेक्ट टू एस, मीन्स एस यहाँ पर क्या है, एक्स ले रखा है या फिर और कुछ है, हाँ देखो विद रेस्पेक्ट टू आप एस इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, जो यहाँ पर एक्स है आप उसको एस मान लो, क्योंकि मैंने नोटेशन चेंज कर दी ना, यहाँ पर इट इज़ एस एंड दिस इज़ ऑल्सो एस। अब मैं इसका डेरिवेटिव लिख रही हूँ, इट विल बी कॉस फाई आई कैप प्लस में साइन फाई जे कैप एंड प्लस में 0 के कैप। इसका डेरिवेटिव यही आएगा ना विद रेस्पेक्ट टू एस, यहाँ पर तो ये 1 ही हो गए एंड यहाँ पर कोई टर्म नहीं थी तो ये 0 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा कर्ल आर वेक्टर बाय में कर्ल एस, इसका मैग्नीट्यूड अंडर द रूट कोस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई प्लस में 0, सो साइन कोस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई क्या होता है 1, सो दिस इज़ 1 एंड हमारे पास जो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा फिर, कोस फाई आई कैप प्लस में साइन फाई जे कैप एंड प्लस में 0 है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया और अपन में मैग्नीट्यूड 1 है, सो ज़रूरत नहीं है लिखने की। सो अब प्रोसीड करते हैं यूनिट वेक्टर फाई कैप के लिए। अब फाई कैप को डेरिवेटिव किसके विद रेस्पेक्ट टू करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू फाई। अब पोजीशन वेक्टर देखो, दिस पोजीशन वेक्टर, अब इसको विद रेस्पेक्ट टू फाई डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एस एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये हम कांस्टेंट लेंगे, सो कोस फाई इक्वल टू माइनस साइन फाई, इसका डेरिवेटिव यही होता है ना आई कैप प्लस में एस कॉस फाई कैप एंड डायरेक्शन इज, सॉरी दिस इज़ नॉट कैप, दिस इज़ जे कैप प्लस में 0 के कैप, क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म नहीं है फाई की, यहाँ पर साइन का कोस हो गया सिंपल। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका, दिस इज़ एस स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करोगे प्लस में इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, एस स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले सकते हो आप, और स्क्वायर करने के बाद ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ये प्लस हो जाएगी, सो और इसके अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस में कोस स्क्वायर फाई एंड सिंपली क्या बच गया एस, क्योंकि ये वाली टर्म 1 हो गई और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास सिर्फ एस बच गया। और जो हमारे पास फाइनल यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ, देखो इसके नीचे आप एस करोगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, अपन में डिवाइड करना पड़ेगा इसके, मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओनली साइन फाई आई कैप प्लस में ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैं इससे डिवाइड करूँगी ना, कॉस फाई जे कैप एंड प्लस में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू आ गई। और जो थर्ड यूनिट वेक्टर है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, मीन्स कैसे फाइंड करेंगे, जेड कैप विल बी इक्वल टू कर्ल जेड बाय में, सॉरी कर्ल आर वेक्टर बाय में कर्ल जेड। अब देखो जो हमारा पोजीशन वेक्टर है आई कैप की डायरेक्शन में और जे कैप की डायरेक्शन में कोई भी टर्म नहीं है, आपने लिखा होगा आप देख सकते हो, मेरे को डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। सो जो ऊपर वाला पार्ट है मीन्स वो क्या हो जाएगा,
ओनली वन, क्योंकि जेड का डेरिवेटिव तो वन ही होगा, एंड डायरेक्शन क्या होगी, ओनली के कैप। सिमिलरली आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका स्क्वायर एंड अंडर द रूट, वो भी वन आ गया। सो जेड कैप की वैल्यू क्या आ गई, जेड कैप इज इक्वल टू के कैप, इसका मतलब ये है। सो हमारा जो जेड कैप होगा वो के कैप के इक्वल है। दिस इज़ द रिजल्ट। हमारे पास तीनों यूनिट वेक्टर्स आ गए हैं। ओके, अब उसके बाद हम क्या डिस्कस करना है, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर थे उनमें और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर हैं उनमें रिलेशन क्या है, मीन्स हम उनको एक दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखो हमारे पास तीन इक्वेशंस आई है ना, ये हम इन्हीं का यूज़ करके कर सकते हैं। अब देखो मैं कैसे करती हूँ। हमें पहले क्या फाइंड करना है, सपोज करो आपको एस कैप, फाई कैप एंड जेड कैप ये वाला निकालना है, मीन्स ये वाला सिस्टम आपको चाहिए। सो आप उसके लिए क्या करोगे, ये जो तीन इक्वेशंस आई है ना इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। सो सी कैसे, पहले तो कोस फाई है ये वाली इक्वेशन, ये वाली कोस फाई, साइन फाई एंड 0। उसके बाद जिस टर्म में ये है ना, मीन्स जो सीक्वेंस ये है उसी सीक्वेंस में लिखना है, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। और फिर इसमें क्या है, माइनस साइन फाई, कॉस फाई एंड 0। सिमिलरली जेड कैप क्या है, मीन्स जेड के लिए ये सिर्फ जेड में 1 है, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 हैं। और हमें किसका यूज़ करना है ये वाला सिस्टम लाने के लिए, कार्टेशियन का, दैट मीन्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। जब भी हमें ये वाला सिस्टम तो गिवन हो और हमें ये चाहिए हो तो हम इस तरीके से इस सिस्टम का यूज़ करेंगे। और सपोज करो अगर आपको इसके रिवर्स में कोई सिस्टम चाहिए, मीन्स कार्टेशियन वाला चाहिए, तो आप क्या करोगे, देखो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आप इनकी सीक्वेंस चेंज मत कर देना गलती से भी, अदरवाइज सब कुछ गलत हो जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, आप इसका ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज का मीन्स है जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दोगे। मैट्रिक्स को आप लिख लेना, मैंने आपको बोल दिया इस वाली लाइन को इस तरीके से लिखना है, इसको इससे ऐसे एंड इसको ऐसे। देन और यहाँ पर कौन सा सिस्टम यूज़ होगा, एस कैप, फाई कैप एंड जेड कैप। दिस इज़ द रिलेशन, दोनों के बीच में हो गया। अब अगर हमें स्मॉल चेंज इन लेंथ चाहिए हो, जैसे कार्टेशियन में निकाला था, कार्टेशियन के केस में क्या था, डी एल वैक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप, इसी तरीके से था। बट अगर हमें अब सिलेंड्रिकल के केस में चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, देखो जो डी एक्स है मीन्स डी एल एलिमेंट इन डायरेक्शन क्या होगी, एस कैप, जो रेडियस वाली रेडियस थी सिलेंडर की उस डायरेक्शन में। सो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी एस से, क्योंकि यही तो चेंज होगा ना स्मॉल। जैसे डायग्राम में देखो, दिस इज़ द रेडियस। अब मान लो आप यहाँ पर थे, स्मॉल चेंज चाहिए, थोड़ा सा आगे और मूव कर जाओ, सो इट विल बी डी एस। यहाँ आर है, आप डी आर बोलो या डी एस, बात तो सेम है। सिमिलरली आप जब फाई के लिए स्मॉल चेंज चाहिए होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, थोड़ा सा और आगे मूव कर जाओगे, सो डी फाई मिल जाएगा आपको। और देखो यहाँ पर जो है क्या कंसेप्ट यूज़ हो जाएगा, आपके पास एक सर्कल की टर्म्स में जो हम बात करते हैं, दिस इज़ फाई, और ये थोड़ा सा जो चेंज हुआ है ये वाला, दिस इज़ डी फाई एंड दिस इज़ आर बोलो या एस, रेडियस ऑफ दिस पार्ट। अब जब हमें
क्या फाइंड करना है, डी फाई को फाइंड करेंगे तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमें क्या मिलेगा, डी फाई विल बी इक्वल टू एस डी, सॉरी दिस इज डी आर, रुको एक मिनट, क्या हो गया ये, एंगल इक्वल टू आर्क क्या होगी, डी फाई, रेडियस क्या है, एस, एंड दिस इज लेंथ डी एल, दिस इज डी एल, एंड डी एल इक्वल टू एस डी फाई आ जाएगा हमारे पास, मीन्स स्मॉल चेंज इन फाई, एस डी फाई, इट विल बी यूज्ड फॉर डी वाई के केस में। सो सी, हमें जो लेंथ एलिमेंट स्मॉल चेंज इन एस डायरेक्शन मिला है वो डी एस होगा, एंड स्मॉल चेंज इन लेंथ ऑफ फाई डायरेक्शन वो क्या होगा, एस डी फाई, एंड स्मॉल चेंज इन जेड डायरेक्शन होगा, दिस इज डी जेड, क्योंकि डी जेड तो सेम हो जाएगा कार्टेशियन की तरह, मीन्स आप यहाँ पर हो तो थोड़ा सा और ऊपर मूव कर जाओगे, सो इट विल बी डी जेड। इसी तरीके से ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज़ को इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट करना है। सो फाइनल जो स्मॉल चेंज इन लेंथ मिलेगा सिलेंडर के केस में वो क्या हो जाएगा, डी एल इक्वल टू डी एस आई कैप, मीन्स आई कैप यूनिट वेक्टर भी तो चेंज हो जाएगा ना, हाँ डायरेक्शन क्या है इसकी, एस कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर, ओके, प्लस में एस डी फाई फाई कैप, एंड प्लस में डी जेड जेड कैप, these all are directions. Now let's see what about the surface element. surface element आपको पता है कि किन्हीं दो मीन्स जो कोऑर्डिनेट है उनकी मल्टीप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होगी, जो थर्ड वाला कोऑर्डिनेट होगा। सो सी, यहाँ पर हम आर फाई और जेड की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएगा, अब देखो, अगर डायरेक्शन में एस कैप लूँ मीन्स ऐसे, सो एस कैप की डायरेक्शन कब होगी, जब फाई डी फाई एंड डी जेड के जो एलिमेंट्स हैं मीन्स स्मॉल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें मिलेगी एस कैप की डायरेक्शन। एंड सिमिलरली देखो, इसमें जो डी फाई है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ एस वाला फैक्टर भी आएगा, मीन्स जो रेडियस है, क्योंकि जो इसी तरीके से लिखते हैं ना हम, जो डी एल आया था मीन्स फाई की टर्म्स में स्मॉल जो लेंथ आई थी, ये वाला पार्ट डी एल फाई, ये यही तो है एस डी फाई, हम ये लेंगे एंड मल्टीप्लाई डी जेड, ये दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, एरिया एलिमेंट, और किस डायरेक्शन में, एस कैप डायरेक्शन में। उसी तरीके से हम दूसरा एरिया एलिमेंट मीन्स किसी दूसरी डायरेक्शन में लेंगे तो क्या होगा, आप एस यूज़ कर रहे हैं ना, एस डी फाई एंड डी आर, दिस इज डी फाई एंड दिस इज डी आर, और जो डायरेक्शन होगी एरिया एलिमेंट की वो क्या होगी, जेड डायरेक्शन में, लाइक दिस। और जो थर्ड वन रह गई, अब वो है फाई डायरेक्शन रहती है ना हमारे पास, दिस इज डायरेक्शन फाई, और जो एलिमेंट्स हैं स्मॉल एलिमेंट्स डी आर मीन्स डी एस एंड डी जेड, और डायरेक्शन ये हो गई। एंड ये थर्ड वाला सरफेस एलिमेंट मीन्स तीनों के लिए हमने सरफेस एलिमेंट भी
फाइंड कर लिया। अब देखो लेंथ हो गया, सरफेस हो गया, एंड वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा, मीन्स स्मॉल dv। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमें कब मिलती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन इस केस में क्या है, r, फाई और z है। सो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वो देखो s d फाई एंड d z, और क्या रह गया हमारे पास, d फाई z एंड r फाई, सॉरी, एंड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी n कैप। अब सिर्फ क्या रहता है, एक फॉर्मूला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूज़ भी होता है। हम फाई को निकालेंगे कैसे, मीन्स इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, दैट इज़ tan इनवर्स y बाय x। आप इस फॉर्मूले को याद रख लेना। और r या s को कैसे निकालोगे, मान लो s है, s इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये दोनों ही फॉर्मूले यूज़फुल हैं। ये मीन्स सिंपल ज्योमेट्री का यूज़ करके निकाला है, और हो सकता है आपको पता भी हो, बट रिमेंबर करने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ये निकालने के लिए। या फिर अगर थोड़ा सा कंसेप्ट देखना ही है तो r को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज़ द रिजल्टेंट, और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसी तरीके से हम निकालते हैं। सो एट लास्ट this lecture ends here, and thanks for watching this video, and all the best for your exam preparation.